आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पतंजलि योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका 12वां सेशन है। अभी तक हमने जो बात की, हमने पहले श्लोक में पढ़ा अथ योगानुशासनम। अब हम योग अनुशासन पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में महर्षि पतंजलि ने बताया योग अनुशासन क्या है। उन्होंने बताया चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया उससे क्या होता है, तो व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। चौथे सूत्र में उन्होंने बताया अन्यथा क्या होता है जब व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होता। तो चौथे सूत्र में उन्होंने बताया कि वह स्वयं को वृत्तियों के सदृश ही मानता है, जैसी वृत्तियां होती हैं वो वैसा ही बन जाता है। पांचवें सूत्र में फिर वो बताते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। छठे सूत्र में उसको समझाना शुरू करते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। सातवें सूत्र में वो प्रमाण को समझाते हैं। आठवें में वो विपर्यय को समझाते हैं। 9वें में वो विकल्प को समझाते हैं। 10वें सूत्र में वो निद्रा को समझाते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वां सूत्र, जिसमें वो स्मृति को समझाने जा रहे हैं। स्मृति। तो आज हम पतंजलि योग सूत्र का 11वां सूत्र पढ़ेंगे। अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति ही। अनुभव किए हुए विषयों का न छुपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। बड़ा सुंदर डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। आई लव दिस डेफिनेशन। किसी भी अनुभव किए हुए विषय का ना छुपना, वो ना छुपे, प्रकट हो जाए, तो उसको कहेंगे ये मेमोरी है। मेमोरी हमारे एक्सपीरियंस का मैनिफेस्टेशन है। तो एक चक्र है जिसको हम कहते हैं स्मृति चक्र। क्या होता है स्मृति चक्र? आप कुछ करते हैं, विषय संयोग होता है, या आप विषय संयोग का मतलब कुछ भी करते हैं। आप कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ फील करते हैं, कुछ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्म। ठीक। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म से आपको अनुभव होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कैसे भी अनुभव हो सकते हैं। इनको वृत्तियां भी कह सकते हैं। मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके मन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल फीलिंग्स आती हैं। ये जो वृत्तियां डीप उतरती हैं तो इन्हीं को संस्कार कहते हैं। डीप का मतलब अनकॉन्शियस में चली जाती है। कॉन्शियस में तो आपको दिख रहा है कि अभी आप परेशान हैं, तो ये तो कॉन्शियस में आपको दिख रहा है। पर धीरे धीरे आपने कोई ट्रेनिंग ली कहीं और आपने सीख लिया कि नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने कॉन्शियसली अपने दिमाग को समझा लिया, आगे बढ़ते हैं। पर वो बात अभी भी अंदर तक चुभती है, बड़ी गहरी में वो बात है। वो अभी भी वो अकेलापन है, अभी भी वो कमतरी का एहसास, अभी भी वो चीज है जो चुभती है। तो वो हो गए संस्कार जो सबकॉन्शियस में चले गए। अब रोजमर्रा में ख्याल नहीं आता, उसको हमने संस्कार कहा। तो कर्म, कर्म से वृत्ति, वृत्ति जब गहरी अनकॉन्शियस में उतर जाती है तो उसी को हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमारे अनकॉन्शियस में चले गए और अब समय आने पर वो फिर से कॉन्शियस में आ जाते हैं, चेतन में आ जाते हैं। कई लोग जो अपने गुस्से को नियंत्रण करना सीख जाते हैं, पर आपको दिखता है कि उनमें वो गुस्से का बीज रहता है, एकदम से किसी दिन फट पड़ते हैं, तो एकदम से उनकी जो मेमोरी है वो प्राइमरी में आ गई, तो एक्सप्रेस हो गई मेमोरी। ठीक। तो फिर से जो संस्कार जब एक्सप्रेस होते हैं तो हम क्या कहते हैं? स्मृति है। एक्सप्रेस हो गए, स्मृति एक्सप्रेस हो गई, अनुभव अब एक्सप्रेस हो गया, जो अंदर चला गया था। अब हर वो अनुभव, हर वो स्मृति जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती है तो हम कहेंगे ये अक्लिष्ट है, गुड है, अच्छी मेमोरी है। लक्ष्य मतलब शांति, प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति, खुद को पहचानना, किसी भी अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए तो हम कहेंगे ये अक्लिष्ट है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड। पर अगर कोई स्मृति ऐसी है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाए, हमें दर्द होता है, तो वो कहां है? उसको क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे, क्लिष्ट स्मृति कहेंगे। अब ये जैसे ही स्मृतियां आएंगी तो फिर क्या होगा? फिर से वृत्तियां पैदा होंगी। कोई बुरी याद आ गई तो मन में बुरे भाव आने चालू हो जाएंगे। कोई दुख की याद आई, मन में दुख के भाव आने चालू हो जाएंगे। जैसी भी याद आई, अब जब तक मैं जागृत हूं
तो ये जागृत अवस्था में ये भाव मेरे व्यवहार में आएंगे, मेरे कर्म में आएंगे, और जब मैं सो जाऊंगा तो यही भाव मेरे सपने में आएंगे। तो स्वप्न भी इसी से बनता है, जागृत भी इसी से बनता है। तो पूरा चक्र क्या है? मैंने कर्म किए, कर्म से वृत्तियां बनी, वृत्तियां अंदर गहरी उतरी, उन्हें मैंने संस्कार कहा, संस्कार अंदर बीज के रूप में है, और जैसे ही कोई समय आता है वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं। जैसे ही वो सारे अनुभव एक्सप्रेस होते हैं, मैंने उसे स्मृति कहा, और जैसे ही वो मेमोरी आई, फिर से मेरे अंदर वैसी ही वृत्तियां आएंगी, और फिर वो वृत्तियां, सो रहा हूं तो स्वप्न में निकलेंगी, जगा हुआ हूं तो जागृत में मुझसे कर्म करवाएंगी, कर्म फिर से वृत्ति बनाएगा, फिर संस्कार होंगे। इसको स्मृति चक्र कहते हैं। इसी तरह से चलता है। ठीक, इसको आज हम गहराई में पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम आपको ओवरऑल रूपरेखा बता रहे हैं। ठीक, तो हमने कहा ये स्मृति क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट। अक्लिष्ट स्मृतियां कौन सी है? सारा नॉलेज आपने अभी तक वो स्पेलिंग सीखी थी जब आप छोटे थे, आपने भाषा बोलना सीखी, वो सारा याद है ना आपको? तो ये अक्लिष्ट स्मृति है। सारी आपकी साधनाएं, आपने इतना ध्यान लगाया, इतना साधना करी, उससे आप में प्रगाढ़ आपका ध्यान गहरा होने लगा, इस सबको हम अक्लिष्ट कहेंगे। चाणक्य का जब इंसल्ट हुआ, उसने डिसाइड किया कि ये स्मृति कभी ना छूटे मुझसे, तो उसने अपने केश खोल लिए, और उसके खुले हुए केशों ने हिंदुस्तान को एक देश के रूप में आबाद कर दिया, मजबूत बना दिया। तो ये अक्लिष्ट स्मृति थी। ठीक, अब क्लिष्ट स्मृति किसे कहें? दुख भरी यादें, अपमान के पल बार बार याद आते हैं, दुख के पल बार बार याद आते हैं, कहीं किसी ने नहीं सुनी वो याद आता है, कहीं हम कह नहीं पाए वो याद आता है, कहीं हमारे साथ गलत हो गया वो याद आता है। जब जब ये याद आता है, जब जब ये अनुभव के पटल पे फिर आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे क्लिष्ट, क्योंकि हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जा रही है। जैसे शकुनी जब लंगड़ाता था, तो उसका लंगड़ापन बार बार जब लंगड़ाता था, उसको याद दिलाता था उसके माता पिता के साथ कितना अन्याय किया था भीष्म पितामह ने, और उसको याद आता था कि मुझे साम्राज्य को तबाह करना है। पूरा कुटुंब उसने तबाह कर दिया, खुद भी दुखी रहा, सबको दुख दिया। द्रौपदी के खुले हुए केश, वो द्रौपदी को बार बार याद दिलाते थे अपने अपमान की। और कृष्ण ने कहा भी था कि तुम्हारे केश कुरुवंश के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। कृष्ण जी ने कहा भी था कि द्रौपदी ये मत समझना कि मैं तुम्हारे केश के न्याय के लिए उतरा हूं कुरुक्षेत्र में, मैं धर्म के लिए उतरा हूं, और धर्म का विषय तुम्हारे केश से बड़ा विषय है। सो ये क्लिष्ट है, दुख भरी याद है, क्लिष्ट स्मृति है। ठीक, तो ये जो स्मृति है, इसका उल्लेख बार बार अलग अलग तरह से शास्त्रों में आया है। तो जैसे हमने जाना कि हमारे संस्कार जो अचेतन में होते हैं, वो स्मृति के रूप में चेतन में आ जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। इनमें पुराना सारा यादें हैं, ऑल। हम कितनी पुरानी, तो अगर आप सिगमंड फ्रॉइड से पूछेंगे, तो सिगमंड फ्रॉइड जैसा मनोवैज्ञानिक कहेगा पुराने का मतलब आप जब गर्भ में आए थे तब से, जब पहली बार आपकी मां ने आपको कंसीव किया था, उस पल से लेके आज तक की सारी यादें आपकी स्मृति में है। पर आप महर्षि पतंजलि से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, गर्भ तो बहुत जल्दी बता रहे हो तुम, हजारों सालों की यादें, असंख्य जन्मों की यादें, वो सब मेमोरी ट्रेसेस में है। सारे कार्मिक ट्रेसेस, जितना सही किया गलत किया, किसी भी जन्म में जो कुछ सही गलत किया, वो सब अभी भी उस ट्रेस में है। गुड गुड, बैड बैड, एंड नन एस्केप द लॉ। सही के साथ सही होगा, गलत के साथ गलत होगा, और वो सही गलत मेरा चलेगा मेरे साथ। इसीलिए तो केरल में जब हम जाते हैं, शबरीमला में, तो हम वो अपने कर्मों की टोकरी को अनाज के रूप में भर के, चावल के रूप में सर पे लेके जाते हैं कि मेरे अच्छे बुरे कर्म प्रभु तेरे सामने लेके आ रहा हूं, सारे जन्मों के, सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जितने भी अभी तक रहे। तो फ्रॉयड और महर्षि पतंजलि अलग अलग सोचते हैं। ठीक, सो कॉन्शियस में जैसे ही आ जाते हैं तो उसको स्मृति कहते हैं। तो गीता भी अपने दूसरे अध्याय में 62वें और 63वें श्लोक में इसका उल्लेख करती है, क्लिष्ट स्मृति का, कि जैसे ही याद कीजिए, आपने पढ़ी है गीता, जैसे ही आपका इंद्रियां आसपास की चीजों में लग जाती है,
आइसक्रीम देख के आपका मन होता है मैं खाऊं, आप आइसक्रीम पे चिंतन करते हैं। आसक्ति आती है कि खा ही लो। कामना आती है कि इतने दिनों बाद तो लॉकडाउन खुला है, क्यों ना खा लें। ठीक, मम्मी मना करती है तो क्रोध आता है, और मम्मी ने जब मना किया तो क्रोध आता है, तो पहली ही मौका मिलते ही मैं आइसक्रीम खा लूं, भले गले में टॉन्सिल्स ही हो रहा है। स्मृति हास हो गया। यहां भगवान कहते हैं कि क्रोध से स्मृति का हास हो जाता है, और स्मृति का हास होते ही बुद्धि नाश हो जाती है, और फिर आप वो गलत कार्य करते हैं, और फिर आप उसके लिए और प्रेरित होते रहते हैं। ये सर्कल है। तो स्मृति हास हो जाता है जब कामनाएं बढ़ती हैं, और इसी को क्लिष्ट स्मृतियां कहते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है, और भगवान कहते हैं कि प्रणश्यति, इससे आपका पतन हो जाता है। फिर गीता ही छठे अध्याय के 43वें श्लोक में एक और बात कहती है, बुद्धि संयोग। यहां तो बुद्धिनाश की बात कर रही है, पर बुद्धि संयोग की बात भी करती है। गीता कहती है कि आप अपने पूरे जीवन में कितने आपके पिछले जन्म हुए। अर्जुन पूछता है पिछले जन्म में जो कुछ सीखा ऐसा तो नहीं भूल जाऊंगा, स्मृति हास तो नहीं हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं भूलने वाले तुम कुछ नहीं भूलोगे, सब तुम्हारी स्मृति के ड्रेसेस में रहेगा। हाँ, तुम उन्हें याद नहीं कर पाओगे, वो विषय अलग है, पर रहेगा सब कुछ। भगवान कहते हैं छठे अध्याय के 43वें श्लोक में कि पूरे पिछले जन्मों की जितनी योग साधनाएं हैं तुम्हारी, वो सब तुम्हारी स्मृति बन के रहेंगी तुम्हारे अवचेतन में। और जैसे ही इस जन्म में तुम्हें कहीं ऑनलाइन गीता क्लास दिखेगी, तो अचानक तुम्हारे अंदर कुछ कहेगा जाके ज्वाइन कर लो। तुम किसी बुक शेल्फ में जाओगे तो अचानक तुम्हारा हाथ योग सूत्र की तरफ चला जाएगा। अचानक न्यूज़पेपर में माइथोलॉजी से रिलेटेड किसी आर्टिकल को पढ़ने का मन करने लगेगा। अचानक कहीं कोई वेद उपनिषद की बातें हो रही होंगी, जन्म जन्मांतर की बातें होती रहेंगी, तुम्हारा मन करने लगेगा सुनने का। धीरे धीरे वो बीज फिर से स्प्राउट होगा जब सावन आएगा तुम्हारे जीवन के। इसीलिए नहीं तो देखिए ना, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, 168 घंटा। उसमें से ये जो क्लास होती है ये 1.15 आवर होती है, 1.25 घंटे की क्लास होती है। इसका मतलब ये 1% भी नहीं है सप्ताह के पूरे समय का, 1% भी नहीं है, 0.68% है ये बस। पर फिर भी देखिए हर व्यक्ति अटेंड नहीं कर पाता, कुछ कोई क्लास छोड़ते नहीं। कारण ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो हमें फिर से प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि संयोग हो जाएगा, वो पूर्व जन्म के सारे संस्कार फिर से स्मृतियां जागृत होंगी, और तुम उसको तुरंत समझने लगोगे। तुम्हें लगेगा मेरी ही तो बातें हैं, मैं रिलेट कर सकता हूं इससे। तो भगवान कहते हैं ये होगा, स्मृति नाश नहीं होगा तुम्हारा। फ्रांस में इसको देजावू भी कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों के साथ भी कई बार देजावू होता होगा। देजावू का मतलब फ्रेंच वर्ड है, इसका अर्थ होता है ऑलरेडी सीन। ये सब हम पहले देख चुके हैं। हाथ खड़ा करें आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कई बार ये सब पहले हो चुका है। लगता है कभी कभी ऐसा ही पहले हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। ये बाय चांस नहीं है, ये आपकी स्मृति एकदम से प्रेजेंट में आ रही है। बिल्कुल हुआ होगा ऐसा ही, 100% हुआ है, क्योंकि वी हैव लिव्ड बिफोर। तो वो इसमें वेदांत और योग सूत्र में कोई गैप नहीं है। योग सूत्र भी ये अच्छे से जानता है कि वी हैव लिव्ड बिफोर, वेदांत भी जानता है, गीता भी जानती है। देजावू बहुतों को होता है कि ये पहले भी हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही। ये भी वही स्मृतियों से आता है, जब स्मृति पटल पे आ जाती है। प्रोडिजीज आपने सुना होगा, प्रोडिजीज मतलब चाइल्ड जीनियस। वो बच्चा 5 साल का है, संस्कृत के श्लोक ऐसे बोलता है जैसे कोई 50 साल का व्यक्ति बोलता। वो बच्चा 10 साल का ऐसा म्यूजिक बजाता है, वो बच्चा 12 साल का ऐसा खेलता है। ये सब कैसे हो रहा है चाइल्ड प्रोडिजीज? ऐसा नहीं है कि वो इतना इंटेलिजेंट 5 साल में हो गया। हाँ, वो जो अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस थी उसकी। ये दुनिया में आपको जितने महानतम बेस्ट प्लेयर्स दिखते हैं, अगर आप इनका लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो आपको सीड्स मिलेंगे खेल के पिछले जन्मों में। वो स्प्राउट हो गए और आज आपको दुनिया में दिखते हैं। रोनाल्डो जैसे प्लेयर, मैराडोना जैसे प्लेयर, पेले जैसे प्लेयर, ध्यानचंद जी जैसे प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर। सो ये पुराने बीज स्प्राउट होते हैं फिर से, और आप प्रोडिजीज के रूप में देखते हैं, चाइल्ड जीनियस आपको दिखता है। तो खूबसूरत बात कही महर्षि पतंजलि ने। ये भी तो वृत्तियां हैं, यादें वृत्तियां लाती हैं, फ्लक्चुएशंस लाती हैं। थोड़ा सा हम गहरा उतरेंगे यादों में, क्योंकि बड़े काम की है ये यादें।
दो प्रकार की यादें होती, यादों को दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, ड्यूरेशन के आधार पर, अवधि, और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तो दो प्रकार से आप अपनी यादों को विभाजित कर सकते हैं। स्मृति दो प्रकार की, दो आधार पे, अवधि और उपयोगिता। अवधि के आधार पे तीन प्रकार की यादें होती हैं, सेंसरी, केंद्रिक, दूसरी शॉर्ट टर्म, छोटे से समय की, और तीसरी लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। इसको हम क्या कहेंगे? अवधि आधारित, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंद्रिय, ये तीन प्रकार की होंगी, अभी हम बताएंगे इसको, ठीक। और उपयोगिता के आधार पे तो बहुत सारी होती है। इवोल्यूशनरी मेमोरी हम पढ़ेंगे इसको, जेनेटिक मेमोरी, सेल्यूलर मेमोरी, एलिमेंटरी मेमोरी, कार्मिक मेमोरी, हम इन सबको पढ़ेंगे। ये पांच प्रकार की उपयोगिता के आधार पे और तीन प्रकार की अवधि के आधार पे। जरा समझते हैं, ठीक। चलिए एक एक करके थोड़ा सा इनको समझते हैं, कौन कौन सी ये मेमोरी। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, ठीक, बिल्कुल अनप्रोसेस्ड होती है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 सेकेंड बस। देखना है आपको सेंसरी मेमोरी कैसे होती है। चलिए बिल्कुल गौर से हमें देखिए, या अभी तो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो बिल्कुल गौर से स्क्रीन को देखिए। लुक एट मी, आप हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे तो गौर से हमें देखिए, ठीक। और जैसे ही हम कहेंगे आंख बंद कर लीजिए, तो आप आंख बंद करेंगे तो भी आपको हमारी इमेज दिखेगी एक आध सेकंड के लिए, फिर धूमिल हो जाएगी। किसी भी एक चीज को गौर से देखिए, आपके सामने किसी भी एक चीज को, और जैसे हम कहेंगे आप आंख बंद करें तो आप आंख बंद कीजिएगा, ठीक, हमारे कहने पे। पहले उसे गौर के देखिए, बिल्कुल घूर के देखिए। आंख बंद करने के बाद भी फिर भी आपको दृश्य दिखेगा। 3, 2, 1, आंखें बंद कर लीजिए। अब आंख खोल लीजिए। आप देख पा रहे होंगे वो दृश्य, ये जो कुछ एक आध सेकंड तक के लिए रहता है। ऑब्जेक्ट किसी को भी आप देखें और आप आंख बंद करें तो आपको वहां तो भी 1 सेकंड के लिए रखा दिखेगा ऑब्जेक्ट, बंद आंखों से भी। इसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, ये 1 सेकंड की होती है, ठीक है। दूसरी मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये 20 से 30 सेकंड तक चलती है। सेंसरी मेमोरी में तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, इसमें हल्की सी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड तक चलती है, और अगर आप इसको रिहर्सल ना करें तो आप भूल जाएंगे इसको। जैसे एक शब्द आपको हम बता रहे हैं, आप हाथ खड़ा कीजिएगा, आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? एबिंग हाउस। कितने लोगों ने सुना है एबिंग हाउस? जब हमने नहीं पढ़ा था उससे पहले हमने तो कभी नहीं सुना था, ठीक है। तो चलिए, अब आपको हमने बता दिया एक शब्द है एबिंग हाउस, ठीक। आपने इससे पहले शब्द नहीं सुना था एबिंग हाउस। अब जरा मन में बोल के देखिए, क्या आपको ये शब्द याद है? याद है? ये शब्द आपको 20-30 सेकंड याद रहेगा। अगर आपने इस दौरान इसका रिवीजन कर लिया तो ये आपको याद रहेगा, पर अगर आपने इस दौरान इसका रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाएंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये 20 से 30 सेकंड होती है। आपने कुछ देखा, एक मोबाइल नंबर पढ़ा, 30 सेकंड याद रहता है, वो तो अपन कहीं पढ़ के फिर दूसरी जगह लिख लेते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आए लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये जीवन पर्यंत चलती है। इसकी अवधि है 30 सेकंड से अनंत जन्मों तक। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहेंगे 30 सेकंड से पूरा जीवन, पर महर्षि पतंजलि कहेंगे 30 सेकंड से अनंत जीवन तक। ये हमेशा याद रहेगी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिटेल्स ये स्टोर कर सकती है। जीबी टीबी कुछ नहीं लगते इसके आगे, ऐसी बड़ी डेटा बैंक है हमारे पास, ठीक। इनफाइनाइट स्टोरेज, बहुत सारी कहानियां, किस्से, जन्म जन्मांतर की हमें याद रहते हैं, ठीक है। फिर हम एकदम से रिकॉल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उतना अभी साधना हमारी की नहीं है। एक विद्वान हुए, अच्छा रुकिए 1 सेकंड, जरा फिर से उस व्यक्ति का नाम याद कीजिए जो हमने बताया था। हाँ? कितने लोगों को याद आ गया? देखिए, आप में से अधिकतर को याद नहीं आ रहा होगा, कुछ को आ भी रहा होगा, उनको याद आ रहा होगा जिन्होंने 1-2 बार बोल के देख लिया होगा, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो खत्म हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब आ गया है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक विद्वान हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम है जाइर गार्निक। जाई गार्निक,
ये भी आप भूल जाने वाले हैं, ठीक है। उनका नाम है जायर गार्निक। उन्होंने कहा अधूरी किस्से याद रह जाते। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा गहरी कौन सी होगी? वो किस्से जो आपके पूरे नहीं हुए। आपकी कोई रोमांटिक स्टोरी जो बीच में टूट गई वो ज्यादा याद रहेगी। आपकी कोई नौकरी जो बीच में छूट गई ज्यादा याद रहेगी। आपका कोई किस्सा जो पूरा हो नहीं पाया ज्यादा याद रहेगा। कोई भी चीज जो होते होते अधूरी रह गई वो गहरे तक याद रहती है। किसने कहा? जाहिर गार्निक ने, ठीक है। फिर एक और विद्वान हुए जिनका नाम था, जो हमने पहले बताया आपको, क्या था नाम? बोल के बताइए, कौन सा नाम हमने बताया था? याद आया आपको? वो मनोवैज्ञानिक जिसका नाम हमने याद करने के लिए बोला था शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कौन था? तो अगले विद्वान हुए, इसीलिए उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। 30 सेकंड बाद भूल जाओगे, जितना रिवाइज करोगे उतना रह जाएगा। अगले विद्वान हुए, उनका नाम है एबिंगहा। वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य। एबिंगहाउस। एबिंगहाउस जो थे, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जब भी आप कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, जब भी आप कुछ सुनते और सीखते हैं, बड़े काम की बात हम बताने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी, सुनिए गौर से। अक्सर हम देखते हैं जब हम कहते हैं अपने बच्चों के लिए सुनिए, लोग पेन कागज उठा लेते हैं, और जब हम कहते हैं खुद के लिए सुनिए तो लोग ऐसे सुनते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों के लिए ही सुन लीजिए। एबिंगहाउस ने बताया कि जब भी आप कुछ भी चीज सीखते हैं, अगले 20 मिनट के अंदर 58% भूल जाता है, सॉरी 58% बचता है। अगले 20 सेकंड के अंदर, 20 मिनट में आप 58% ही याद रख पाते हैं। तो जब भी कुछ सीखा आपने और उसके 20 सेकंड खत्म होने के बाद जो भी सीखा था उसका केवल 58% बचता है। 1 घंटे के बाद 44% बचता है, ठीक। 1 दिन के बाद 33% बचता है, और 7 दिन बाद 25% ही बचता है, जो भी आपने सीखा है। तो इसका समाधान क्या है? जब भी कोई पाठ सीखे, उसको अगर 20 मिनट के अंदर आपने रिवीजन कर लिया तो आप अपनी मेमोरी को 80% तक बढ़ा सकते हैं। शर्त यह है, कुछ भी पढ़ो, नया सीखो, शुरू के 20 मिनट के अंदर उसका रिवीजन कर लो, फिर आप नहीं भूलोगे उसे, ठीक। करके देखिए, इट वर्क्स। आगे बढ़े। सो ये तो हमने आपको बताया अवधि के आधार पर यादें। अब हम बताने वाले हैं आपको फंक्शन के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर जो यादें होती हैं, ठीक। इवोल्यूशनरी मेमोरी, पहली मेमोरी हमने बताई, इवोल्यूशन, इवॉल्व। हम इवॉल्व हुए थे, हम लोग तो सब जानवर थे। आज भी वो इवोल्यूशनरी मेमोरी, हम जानवर से इंसान बने, हमारे अंदर है। जानवर को 2 ही काम होते थे, याद कीजिए। एक तो सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन। बचे रहना, जिंदा रहना और बच्चे पैदा करना, बस यही 2 काम जानवरों के होते हैं, ठीक। सो मेमोरी जो हमें उस समय जरूरी थी वो आज भी हमारे अंदर है। देखिए कैसे अंदर है। आप देखेंगे कि आपके आसपास, जल्दी से हमें बताइए ऐसा क्यों होता है कि अगर आपके आसपास एक होर्डिंग लगा हुआ है, वो, और दूसरा एक डिजिटल होर्डिंग है जिसमें कुछ चलता हुआ दिख रहा है, बताइए ज्यादा नजर, पहले नजर किस पे जाएगी? कोई चीज फ्रीज है उस पे जाएगी, जो मूव मोशन है? एक उंगली खड़ा कीजिए अगर फ्रीज पे आपको लगता है जाएगी, और 2 उंगली खड़ा कीजिए अगर मोशन पे जाएगा। बताइए क्यों जाता है आपकी नजर मोशन पे स्वतः? क्यों जाता है? लेट मी टेल यू। इसी को कहते हैं इवोल्यूशनरी मेमोरी। मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया कि जब हम जानवर थे तो हम बैठे हैं, तो अगर पास में पत्थर पड़ा है तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि पत्थर मेरे सर्वाइवल के लिए थ्रेट नहीं है। हल्की सी भी सरसराहट हुई झाड़ियों में, कुछ भी निकला झाड़ी से, तो वो मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो मैं तुरंत अलर्ट हो जाता हूं। तो मोशन के लिए अलर्ट होना, ये मेमोरी करीबन 50 लाख साल पुरानी है। आज भी हम मोशन के लिए अलर्ट होते हैं। इसीलिए आजकल टाइम स्क्वायर में चले जाइए, बड़े बड़े मूविंग एड्स है, 3D एड्स है। ये हमारी वही 50 लाख साल पुरानी मेमोरी को, आजकल ट्रैफिक सिग्नल्स पे जाइए, मोशन वाले ऐड लगा रखे। क्यों लगा रखे? क्योंकि हम एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा याद रखते हैं इन एनिमेटेड की तुलना में। इसीलिए अगर आपके कमरे में कुछ रखी हुई चीज है उसको याद नहीं करेंगे आप,
कुछ चलता हुआ दिखेगा वो आपको ज्यादा याद आ जाएगा। ठीक। और दूसरा उदाहरण लीजिए, हम आपको बता रहे हैं इवोल्यूशनरी मेमोरी, ये मेमोरी हमारी करोड़ों लाखों साल से चल रही है। दूसरी, हम पहले भी बता चुके हैं, कोई नेगेटिव रिमार्क हमें दे तो हम ज्यादा याद रखते हैं, पॉजिटिव रिमार्क याद नहीं रखते। दुर्योधन भूल ही नहीं सकता द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। कितने ही कॉम्प्लीमेंट एक तरफ, ये नेगेटिव नहीं भूल सकते। द्रौपदी कोई कर्ण का नेगेटिव रिमार्क नहीं भूल सकती। हम नेगेटिव रिमार्क्स को ज्यादा याद रखते हैं पॉजिटिव की तुलना में। क्यों? फिर से वही कारण, 50 लाख साल से कोई भी चीज जो थ्रेट है मेरे लिए, वो मेरे सर्वाइवल के लिए घातक हो सकती है। किसी ने मेरी बुराई की तो मेरे लिए खतरा है, खतरा मेरे सर्वाइवल के लिए घातक हो सकता है। तो मेरे अंदर जो 20-30 लाख साल पुराना डीएनए है, इवोल्यूशन मेमोरी, मेरी इवोल्यूशनरी मेमोरी मुझे तुरंत उसको देखने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए हम ज्यादा रजिस्टर करते हैं नेगेटिव चीजों को। और उदाहरण जानना है और बताते हैं। आप किसी नए शहर में जाइए, नए कॉलेज में जाइए, आप देखेंगे कुछ दिनों रहिए वहां, वो गलियां आपको तुरंत याद होने लगेंगी। आप प्रयास ना भी करें उन गलियों को याद करने की, गलियां स्वतः याद हो जाती हैं। क्यों होती हैं? ये भी इवोल्यूशनरी मेमोरी। गलियां याद होने से सिक्योरिटी बढ़ती है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आपकी 50 लाख साल पुरानी इवोल्यूशनरी मेमोरी, देखिए आपकी उम्र तो 10 साल है, पर आपके अंदर देखिए क्या क्या छुपा है। 50 लाख साल पुरानी इवोल्यूशनरी मेमोरी आपको ये रास्ते याद करा देती है। क्यों? क्योंकि उससे आप सुरक्षित हो जाएंगे। मेमोरी जितना आप उसको एक्सेस करेंगे, वो उतनी प्राइमरी मेमोरी में रहेगी, और आप एक्सेस नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। आपने ज्यादा एक्सेस किया तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, पर अगर आपने उसको बिल्कुल एक्सेस नहीं किया तो आप उसे भूल जाएंगे प्राइमरी मेमोरी से। ठीक। सो इसीलिए कई बार हम अपने मेडिटेशन में एक्सेस करते हैं। याद है हमने एक मेडिटेशन आप लोगों को करवाया था, वो मेडिटेशन आप फिर से कीजिए अगर आपको सीखना है इस बारे में। हमने आपको वन बीइंग मेडिटेशन कराया था। वो मेडिटेशन कीजिए कि हम अपने पूर्व जन्मों में कभी पत्थर थे, कभी पशु थे, कभी पेड़ थे। तो जब आप रिट्राइव करेंगे वो मेमोरी तो आने लगेगी वो आपके अंदर। इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी मेमोरी। अब अगली मेमोरी पे चले। अगली तो बड़ी खूबसूरत है, इट इज कॉल्ड जेनेटिक मेमोरी। जेनेटिक मेमोरी का क्या मतलब? मेमोरी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैं जब पैदा हुआ था ना, जब मैंने बिल्कुल मां के गर्भ में कंसीव किया था, हार्ट बीट आई थी, अभी तो कुछ नहीं पता, तब भी ये मेमोरी थी मेरे अंदर। मुझे कुछ नहीं पता था तब, पहला हार्ट बीट जब आई थी तब भी मेरा अंतःकरण उस मेमोरी को लेके आया था। ठीक। जेनेटिक मेमोरी, मेरा जो सेल है उस मेमोरी को लेके आया था। अंतःकरण नहीं, सॉरी, सेल। वो जो हार्ट बीट आई थी उसमें जो सेल है उस मेमोरी को लेके आया था। जेनेटिक मेमोरी कब से चली आ रही है। ठीक। ये किसी भी सेंसरी एक्सपीरियंस के बिना है, कोई सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो बिल्कुल हार्ट बीट आई है, सेल्स बनने चालू हुए हैं, हर सेल में वो मेमोरी है। ठीक। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीनोम, वो मेरे जीनोम में है। वो यादें जो मेरा जीन लेके आ रहा है, सेल के अंदर का जीन तक उस यादों को लेके आ रहा है जो है उसमें लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम। ठीक। ये मेरे फोर फादर्स की मेमोरी है, इसको एंसेस्टेरियल मेमोरी भी कहते हैं। मेरे पूर्वजों की यादें हैं मेरे जीन में, मेरे डीएनए में। इसीलिए विद्वान लोग जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हिमालय ही जरूरी नहीं है। गौर से देखें तो आलय स्वयं में रास्ता खोलता है। आलय मतलब घर। हमारे अंदर आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आलय में ही अध्यात्म का रास्ता खुल जाता है। यही गृहस्थ योगी होता है। तो हमारी एंसेस्टेरियल मेमोरी होती है जो इंट्यूशन के रूप में हमारे सामने आती है। कुछ उदाहरण हम उसके देते हैं, आपको और क्लियर होगा। हमारे डीएनए में जो मेमोरी है, ठीक, डीएनए के ट्रेसेस में जो मेमोरी है उसको जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। मोनार्क नाम की बटरफ्लाईज होती है, वो कनाडा से मैक्सिको उड़ के आती है दोस्तों। कनाडा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैक्सिको, अमेरिका के भी नीचे,
इतना उड़ के आती है, 2500 माइल की दूरी है ये। हर साल आती है, स्प्रिंग सीजन में कनाडा से चलती हैं और विंटर सीजन में मैक्सिको पहुंचती है। आपको पता है उनका जीवन इतना लंबा नहीं होता कि 2500 माइल तक जी ले। इस दौरान वो मर जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, कहीं रुकती रुकती आती है, वहां बच्चे होते हैं, बच्चे फिर उड़ने लगते हैं उन्हीं के साथ। 3 जनरेशन लगती है उन्हें कनाडा से मैक्सिको पहुंचने में, 3 जनरेशन। ठीक, अब आप कल्पना कीजिए, अब अगली बात बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। मतलब जो चला था वो तो पहुंचा नहीं है, 3 जनरेशन लग गई। ठीक है, ये कम अजीब बात है, ज्यादा अजीब बात यह है, फिर ये चिड़िया स्प्रिंग में मैक्सिको से फिर कनाडा जाती है। अब जो जा रहा है वो तो कभी आया ही नहीं था उस रास्ते से, उन्हें रास्ता कैसे पता पड़ता है? एक भी बटरफ्लाई ऐसी नहीं होती जो आई थी और वही वापस जा रही है। ये पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो भी ये जो तीसरी चौथी जनरेशन है, चौथी पीढ़ी भी उसी रास्ते से पहुंच जाती है वही वापस। ये आपके अंदर का जो डीएनए है वो रास्ता बताता है। स्पैरो, उसको आप एक साउंड प्रूफ कमरे में बड़ा कीजिए, उसको पालिए, साउंड प्रूफ कमरे में बड़ा कीजिए, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो वैसे ही गाना गाने लगेगी जैसे जंगल की कोई स्पैरो। उसने तो एक भी चिड़िया नहीं सुनी चारों तरफ, वो कैसे गाती है? उसे कौन सिखा रहा है? बिल्ली को म्याऊं कौन सिखाता है? कुत्ते को भौं कौन सिखाता है? बिल्ली को शिकार कौन सिखाता है? उसका डीएनए सिखाता है, उसकी यादें सिखाती है, जेनेटिक मेमोरी हमें सिखाती है, हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। कोई ना हो सिखाने वाला तो भी हमारे पूर्वज होते हैं। एक बच्चे को पैदा करके जंगल में छोड़ दीजिए, कोई नहीं बचा, उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। एक उसको निर्जन टापू पे छोड़ दीजिए और कोई नहीं आसपास, ना आदम की जात, ना कोई जानवर ही है, वो भी बहुत सारे इंसानी ट्रेड पिक कर लेगा। कौन सिखा रहा है उसे? एक बिल्ली को जैसे आप इंसानों के घर छोड़ देते हैं, कोई नहीं है उसके आसपास बिल्ली जैसे, पर वो बिल्कुल वैसे ही कूदेगी, वैसे ही शिकार करेगी, वैसे ही म्याऊं बोलेगी। उसे कौन सिखा रहा है? उसे उसके पूर्वज सिखा रहा है। इस कदर प्रेम होता है हमारे पूर्वजों का हमसे, इस सघन, इतना सघन प्रेम होता है हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों का। वो हमारे खून में बहते हैं, हमारी मांसपेशियों में रहते हैं, हमारी कोशिकाओं में होते हैं। माता पिता कभी नहीं जाते, वो कहीं नहीं जा सकते, वो जाते ही नहीं है, और ऐसे ही सिखाते हैं। केवल माता पिता ही नहीं, हमारे सारे पूर्वज, अनंत पूर्वज। हम कलेक्टिव बीइंग्स हैं। पता नहीं हम लोग इतने एरोगेंट कैसे हो जाते हैं कि ये सब मैंने किया, ये सब, अरे आपने क्या किया? ये भाषा तक आपको आपके डीएनए से मिली है, ये बुद्धि आपको आपके डीएनए से मिली है, ये शरीर, ये रूप, ये सोचने का तरीका, कितनी सारी चीजें आपने आपके डीएनए से लिया है। ये बुद्धि, सबसे बड़ी बात, आपको डीएनए से मिली है। आप में बंदर का डीएनए होता तो काहे का आप बड़ा काम कर लेते लाइफ में। कैसे हम कृतज्ञ हो सकते हैं उन सब के लिए जो हमसे पहले आए, अनंत प्रेम लेके आज भी वो हम में जीवित होते हैं, हमारे हर सेल में। इससे क्या मजबूत कनेक्शन हो सकता है? अरबों सेल में, हर सेल में डीएनए, उस लेवल पे हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। इसी को हमारे शास्त्रों ने कहा गोत्र व्यवस्था है। अपना गोत्र याद रखो, किस गोत्र के हो तुम, वो पूर्वज आज भी तुम्हारी धमनियों में बहते हैं, तुम्हारे नर्वस सिस्टम में है। और आज मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव किया है। तो लोग मानते हैं, नहीं तो लोग हंसी उड़ाया करते थे, उन कहानियों की हंसी उड़ाया करते थे जब लोग अपने पूर्वजों के लिए समर्पित होते थे, क्योंकि वो महसूस करते थे। राजा सगर की कहानी आपने सुनी होगी, उनके 60,000 बच्चों को कपिल ऋषि ने भस्म कर दिया। वो 60,000 बच्चे भस्म हो गए राजा सगर के। उसके बाद उन्हीं के वंश में एक आए भागीरथ, राजा भागीरथ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सपना आता है बार बार कि मेरे पूर्वज वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो मैं माता गंगा को लेके आऊं धरती पर अपने पूर्वजों को तुष्ट करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए गंगा को
जो आकाश गंगा थी उनको धरती की गंगा बनाया। इसी को भागीरथ प्रयास कहते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित होना। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कितना शिद्दत से चाहते हैं, ऐसे ही एक श्रृंखला है इस प्रेम की। और जब आप उस श्रृंखला को तोड़ देते हैं तो एक ऐसा है, एक टहनी उसकी जड़ से टूट जाए, क्या होगा? वो सूख जाएगी। इसलिए लोग जो हंसी उड़ाते हैं गोत्र सिस्टम की, वो सूख जाते हैं। कहीं भी आप दुनिया के किसी भी देशों में हो, अपने गोत्र को याद रखिए। इसीलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, शादियों के पहले, शादी के पहले पूर्वजों को हम उनको याद करते हैं। और ये पूर्वज तो हमने आपको बताया, ये हमारा जो ब्रेन है, हार्डवेयर है, जो डीएनए है उसके ट्रेसेस हैं। जैसे वो होती है आपके पास हार्ड ड्राइव, उसके ट्रेसेस, और उस डीएनए के ट्रेसेस के अंदर जेनेटिक मेमोरी है। ये हम पूरा विज्ञान बता रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक? वहां जेनेटिक मेमोरी, वहां आपका गोत्र है। वो गोत्र ऋषि भारद्वाज का गोत्र आज तक चल रहा है। ऋषि अत्रि का गोत्र, जैसे हम अत्रि ऋषि के गोत्र, सब अलग अलग ऋषियों के गोत्र हैं हमारे, वो गोत्र हैं, वहां से हम चलते आते हैं। इसलिए किसी भी पूजा से पहले जैसे पता बताते हैं ना, पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, आप किस लीनेज के हैं, किस प्रेम की श्रृंखला से आप जुड़े हुए हैं, किस वृक्ष की आप एक शाख है, एक पत्ती है। फाइन। सो हम क्लियर क्लीन बोर्ड की तरह इस धरती पे नहीं आए थे दोस्तों। हमारे बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ था पहले से। सो क्लीन स्लेट लेके हम यहां नहीं आए थे। अब अगला बात, फिर कितने समय के पूर्वज? हजारों पूर्वज, हजारों जनरेशन हमारी, उन सब के साथ जो हुआ वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हजारों जनरेशन हमारी, वो सब हमारे साथ हैं आज। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो जो डीएनए उनके साथ अच्छा हुआ हो वो भी हमारे साथ है, उनके साथ बुरा हुआ हो वो भी हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होता है, केवल अच्छा ही नहीं। ठीक? जैसे डिसीज, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, अर्ली डेथ्स, वो सब भी हमारे डीएनए में आया है। रिसर्च बताती है कैसे सुसाइडल टेंडेंसीज जेनेटिक हो सकती है, डिसीजेस जेनेटिक हो सकती है। ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, स्लेव ट्रेड में 400 साल गुलाम बनाया। जो लोग गुलाम हुए, जो लोग हुए गुलाम, आज भी साइंस ने यह बताया है कि उनमें डिसेबिलिटीज डेवलप हो गई है, उनके बच्चों में। गुलाम तो 400 साल, गुलाम प्रथा खत्म हुए 150 साल हो गया। 150 साल से हमने गुलामी की प्रथा को खत्म कर दिया, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। पर आज भी उन गुलामों के वंशज के बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं। ये कहां से आ रही है? ये आ रही है उसी डीएनए से, गोत्र। ये इतना डीप होता है। यूएस ने स्लेव किया ब्लैक को, अमेरिका में ब्लैक को स्लेव बनाया गया, उसीलिए सिविल वॉर हुआ, अब्राहम लिंकन को अपना बलिदान देना पड़ा। तो जब कोई स्लेव होता है तो क्या होता है? उसके जीवन की मिठास खत्म हो जाती है। कितनी अजीब हमारा शरीर है, जब जीवन में से मिठास खत्म होती है ना, तो शरीर खुद शुगर प्रोड्यूस करने लगता है टू ब्रिंग स्वीटनेस इन लाइफ, और इससे डायबिटीज हो जाती है। आज आप अमेरिका चले जाइए, एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे, आपको जितने वहां नेटिव्स मिलेंगे, एफ्रो अमेरिकन मिलेंगे जिनकी चमड़ी का कलर ब्लैक है, उनमें से मेजॉरिटी का आपको देखेंगे उनको डायबिटीज है, उनका शरीर मोटा है। ये क्यों हो रहा है? शरीर स्वीटनेस जनरेट कर रहा है जेनेटिकली, डीएनए की मेमोरी है। 2013 में अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एक बड़ी जबरदस्त बात छपी थी। अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, उस जर्नल में यह छपा था कि उन्होंने स्टडी किया मॉलिक्यूलर स्टडीज की, जीनोमिक्स की, जीन्स की मॉलिक्यूलर स्टडीज की, जीनोमिक्स की, कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपके जीन एक्सप्रेशन पे तक असर डालता है। तो उन्होंने ये पाया रिसर्च में, मनोवैज्ञानिकों, कि अगर मान लीजिए आपके फोरफादर्स हैं, उन पे बड़े अत्याचार हुए थे, खूब अत्याचार हुए, वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, हॉलोकॉस्ट हुआ, उनको मारा गया, जैसे तैसे बचे, वॉर सर्वाइवर थे, स्लेव्स थे, एथनिक पार्शियलिटी की गई थी उनके साथ, उनको दबाया गया था, उन्हें मारा गया था, कुछ भी हुआ था उनके साथ, ट्रॉमेटिक उनका जीवन रहा था।
उसका असर आपके जीनोम पे दिखने लगेगा। क्रॉनिक एडवर्सिटीज होने लगेंगी आने वाली पीढ़ियों में। एडवर्सिटी का पैटर्न होगा। रिसर्च ने यह तक बताया उनमें एंटीवायरल जीन्स बनने कम हो जाएंगे उनके वंशजों में। रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी कम हो जाएगी। इस कदर असर होता है। जो रेसिज्म के शिकार हैं, होलोकॉस्ट के शिकार हुए, कास्टिज्म भारत में इतनी बड़ी बीमारी है। कास्टिज्म, ये इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, भगवान ही मालिक है। इसने इस देश को कितना बर्बाद किया है। ठीक। सो इतना सघन अंतर और असर पड़ता है। दिस इज द साइंस ऑफ जेनेटिक मेमोरी। पतंजलि महर्षि ने कहा ये वृत्तियां पैदा करती हैं, आपको पता भी नहीं है। कई सोच आपकी है ही नहीं, जेनेटिकली आ रही है। आपको जरा सा कोई आपका नाम बुरा बोले तो गुस्सा आ जाता है एकदम से, और दूसरे व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता। ऐसा क्यों? आपके फोरफादर्स की खूब बेइज्जती हुई थी, उनका डीएनए एक्सप्रेशन आपके अंदर है। जैसे ही कोई कुछ कहता है तुरंत गुस्सा आ जाता है कि अरे बेइज्जती कैसे करता, क्योंकि इतनी बेइज्जती हो चुकी है, उसका गुस्सा आपके डीएनए में भरा हुआ है। यूल सी इट। फाइन। अब अगला प्रश्न, तो फिर इस पूर्वजों की श्रृंखला में किन को जोड़ा जाएगा? Who all will be there in this lineage? तो सुनते जाइए। आप, आपके माता पिता, ऑब्वियसली आपके भाई बहन, वो भी आपके बच्चों के पूर्वज होंगे। ठीक। फिर और आपके पूर्वज कौन है? जो भी आपके परिवार में किसी भी लीनेज में 1000 वंश पहले भी अगर स्टिल बॉर्न चाइल्ड भी हुआ है, तो भी उसकी जीवात्मा ने आपके घर को विजिट किया है, वो भी पूर्वज है। कोई ऐसा जो अबॉर्ट हो गया, धरती पे आ नहीं पाया, मां के गर्भ में अबॉर्ट हो गया, वो भी आपका पूर्वज है। 3 जनरेशन पहले अगर कोई अबॉर्शन हुआ था, वो आपका पूर्वज है। फाइन। कोई जल्दी एक्सपायर हो गया, वो भी आपके पूर्वज है। 1 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया 3 जनरेशन पहले, वो आपका पूर्वज है। किसी को अडॉप्ट किया हो आपके परिवार, वो भी आपका पूर्वज है, क्योंकि उसकी ऊर्जाएं आपके परिवार से मिली। बायोलॉजिकल रिलेटिव्स ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, वो जो चाइल्ड आपने अडॉप्ट किया था परिवार में, उसके जो खून के रिश्ते हैं, वो भी आपके पूर्वज हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपके सगे भाई के रिश्ते तो आपके पूर्वज होंगे ही ना। सिमिलरली जिसको अडॉप्ट किया था, उसके जो ब्लड रिलेशन है, वो भी आपके पूर्वज है। निश्चित तौर पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तो है ही। कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया और उसकी प्रॉपर्टी आपके परिवार को मिल गई, और उसकी प्रॉपर्टी के कारण आपका परिवार संपन्न हो गया। उस प्रॉपर्टी जिसकी थी, वो आपका रिश्तेदार नहीं था, पर बाय चांस ऐसा हुआ उसने आपको डोनेट कर दी वो प्रॉपर्टी, वो अब आपका पूर्वज है। ठीक। और उसके वो लोग भी जो उस प्रॉपर्टी के सही हकदार थे, पर वो नहीं बचे, अब वो आपको मिल गई, तो जो नहीं बचे वो भी आपके पूर्वज है। किसी भी व्यक्ति ने जिसने आपके परिवार की, किसी भी व्यक्ति ने जिसने आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जान बचाई, वो भी आपके पूर्वज है। इन लॉस तो गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि जो माता के तरफ से आ रहे हैं, जो पिता की तरफ से आ रहे हैं, वो तो पूर्वज है ही हमारे। तो ये सब हमारे पूर्वज की परिभाषा में आता है। किसी को परिवार ने निष्कासित कर दिया क्योंकि वो आतंकवादी बन गया था, वो भी पूर्वज है। किसी को परिवार ने हटा दिया, परिवार ने संबंध तोड़ लिया क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं थी, वो भी पूर्वज है। ये सब पूर्वज है। ठीक। तो दीज ऑल आर, हमने आपको अब अगला बात करें कि फिर जो जेनेटिक मेमोरी है, इसके फायदे क्या है? अरे कितने ज्यादा फायदे हैं। आप भाषा सीखते हैं, आप अनलर्न स्किल्स सीख लेते हैं, चाइल्ड प्रोडिजीज हो जाती हैं, कई चीज आप जल्दी से सीख लेते हैं क्योंकि वो डीएनए आपको मदद कर रहा है। आपका संवाद शैली बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत जितनी आप में बेहतरीन चीजें हैं, घुटनों पे बैठ के उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, अपने पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए। अब अगली बात, फिर प्रॉब्लम्स क्या होती है जेनेटिक मेमोरी में? प्रॉब्लम्स भी हैं कई। पहली प्रॉब्लम को हम कहते हैं हिडन लॉयल्टीज। ये बड़ी बड़ी सघन प्रॉब्लम है। क्या होता है हिडन लॉयल्टीज? हिडन मतलब छुपी हुई।
लॉयल्टीज मतलब निष्ठाएं, ये छुपी हुई निष्ठाएं, हमें पता नहीं पड़ता, हमारे अंदर ये चुपचाप इनविजिबल लॉयल्टीज होती है। लॉयल्टीज मतलब निष्ठाएं, और ये निष्ठाएं जो छुपी हुई निष्ठाएं होती हैं, हमारे व्यवहार को असर डालती है, हमारे रिश्तों पर असर डालती है, हमारे खुद के और दूसरों के प्रति रिश्तों पर असर डालती है। ये इसको कहते हैं हिडन लॉयल्टीज। क्या है ये छुपी हुई निष्ठाएं, किसके प्रति होती है ये? तो ये निष्ठाएं किसके प्रति होती है? सबके प्रति होती है। हिडन लॉयल्टीज का मतलब हम किसी के प्रति निष्ठावान महसूस करते हैं। जैसे हम पेरेंट्स के प्रति निष्ठावान महसूस करते हैं, भाई बहनों के प्रति, अरे भाई बहन का काम है, अरे भाई भाई का काम है। हम अपने विश्वास के प्रति, बिलीफ्स के प्रति भी तो निष्ठावान महसूस करते हैं। हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान महसूस करते हैं, किसी सिस्टम के प्रति, परंपराओं के प्रति निष्ठावान महसूस करते हैं। हमारे परिवार में ऐसा ही होता है, हमारे खानदान की परंपरा है। हम परिवार के सदस्यों के लिए निष्ठावान महसूस करते हैं, हम एथेनिसिटी के लिए निष्ठावान महसूस करते हैं। ठीक, ग्रीक, हिंदू, हम ट्राइब के लिए निष्ठावान महसूस करते हैं, हम देश के लिए निष्ठावान महसूस करते हैं। नेशनलिटीज, राष्ट्रवाद, हम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए निष्ठावान महसूस करते हैं। तो क्या ये छुपी हुई निष्ठाएं सब में होती है? हाँ, सब में होती है, कम अधिक हम निष्ठावान महसूस करते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे फोरफादर्स अगर बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त थे तो वो हमारे अंदर एज ए डीएनए आएगा, राष्ट्रभक्ति। ठीक, हमारे फोरफादर्स की बहुत सारी चीजें हमारे अंदर एज ए डीएनए आएगी। धर्म के प्रति निष्ठा डीएनए में आएगी, जिसको हम बोलते हैं कट्टरता भी डीएनए में आ जाएगी। आपके पिताजी, माताजी और उनके आपके फोरफादर बहुत कट्टर थे तो आप धर्म पे धर्मांध होकर लड़ लेंगे, आप धार्मिक आतंकवाद तक पे उतरने को उतारू हो जाएंगे। इस कदर तक ये निष्ठाएं होती है। और धर्म के विरुद्ध कोई गया तो आप उसको छोड़ेंगे। किसी ने जाति के बाहर शादी कर ली तो चूंकि वो छुपी हुई निष्ठाएं हैं अपने परिवार, अपनी लीनेज के प्रति, तो जो जाति के बाहर शादी करेगा ऑनर किलिंग कर देंगे। हरियाणा में चले जाइए, कितने केसेस, हत्या ही कर दी है इस बात में। ठीक, कैसे ये लॉयल्टीज आती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताया। ये शुरू कैसे होती है? तो क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हम माता पिता के प्रति लॉयल महसूस करते हैं, स्वाभाविक है। तो हम वी फील लॉयल टुवर्ड्स मदर एंड फादर, निष्ठा होती है उनके प्रति। पर फिर यहां कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होने लगती है, जब मां दुखी है तो मेरी निष्ठा सबकॉन्शियसली मां के दुख के प्रति भी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं दुखी रहना चालू करूंगा। क्यों रहना चालू करूंगा? क्योंकि मेरी मां दुखी है, और अगर मेरी मां दुखी और मैं खुश हूं तो मैं तो कृतज्ञ हूं, कितना नाशुक्र हूं। मैं खुश कैसे हो सकता हूं अगर मेरी मां दुखी है? तो क्या होता है, मैं भी दुखी जब रहता हूं तो मुझे लगता है मैं मां के करीब हूं, क्योंकि मां भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं। तो मैं दुख से दुख को मिरर कर देता हूं। ठीक, और इससे मुझे सबकॉन्शियसली लगता है कि मैं मां और पिता के और करीब चला गया। ठीक, हम बिल्कुल उनके जैसे हो जाते हैं। अब मैं आगे चल के जीवन में कुछ बहुत अच्छा भी कर लूं तो भी मेरे मन में क्या आएगा, यार मेरी मां ने इतने दुख उठाए, मैं इतने आराम का जीवन कैसे बिता सकता हूं। सब कॉन्शियस चलता है, कॉन्शियसली नहीं चलता। ठीक, आपके पास अपार धन संपदा है, पर उसको खर्च करते समय आपके मन में आएगा, यार मेरे माता पिता ने इतने दुख उठाए और मैं इतना खर्च कैसे कर सकता हूं। ठीक, इसको कहते हैं हिडन लॉयल्टीज। वो लोग खुश नहीं रहे, मैं कैसे खुश हो सकता हूं। मेरी बहन इतनी दुखी है, मैं कैसे अपने जीवन में इतना खुश हो सकता हूं। इसको कहते हैं छुपी हुई निष्ठाएं। हाथ खड़ा करें अगर आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, कि छुपी हुई निष्ठाएं हैं हमारी, और ये निष्ठाएं हमें फुल्ली फंक्शनल होने से रोक देती है। कई बार पिताजी के गुस्से के प्रति निष्ठा होती है,
पिताजी का गुस्सा तेज है, मैं भी गुस्सा तेज करूं ताकि मैं पिताजी जैसा दिख सकूं। ठीक। तो इस तरह से ये निष्ठाएं हमारे अंदर चलती रहती है, अंदर ही अंदर, और ये लंबी लीनेज तक चलती है। इसका बहुत गहरा असर हमारे ऊपर होता है, ये हर तरफ चलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे माता पिता का संबंध अच्छा नहीं चला आपस में, ठीक है, तो मैं कैसे मेरे रिश्ते में खुश रह सकता हूं, मेरे माता पिता का रिश्ता अच्छा नहीं रहा। सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, सबकॉन्शियसली। ठीक। तो क्या होगा कि मेरे पास खूब सक्सेस होगी पर मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि मेरी हिडन लॉयल्टी है टू अ फेल्ड रिलेशनशिप। फिजिकल हेल्थ, इसमें भी मेरे माता पिता में किसी की हेल्थ बहुत खराब रही तो मैं कई बार सबकॉन्शियसली उससे रिलेट कर लेता हूं। ठीक। मेरा भाई मेंटल हॉस्पिटल में है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? हिडन लॉयल्टीज। मेरी मां ने इतना दुख का जीवन उठाया, ठीक है, मैं सब कुछ वैसे नहीं कर सकता। मैं, जो लोग मुझसे पहले आए हैं, मैं उनसे ज्यादा खुश कैसे रह सकता हूं? मेरी मां के पिताजी, मेरी मां के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो सकते हैं। हिडन लॉयल्टीज, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सो हम सबकॉन्शियसली अपनी पर्सनालिटी को सप्रेस करना शुरू करते हैं। ठीक। मेरे पिताजी की हेल्दी रिलेशनशिप नहीं थी, मेरे पास भी शायद हेल्दी रिलेशनशिप नहीं। और कई बार आपको ऐसा लगे, दिखेगा भी कि अगली जनरेशन में आपको इसके रिफ्लेक्शन भी दिखेंगे, हिडन लॉयल्टीज। ठीक है। फिर कई बार यह भी होगा कि अगर किसी की माताजी ने बड़ा दुख उठाया है, तो वो जो बेटा है उसकी हिडन लॉयल्टी मां के प्रति रहेगी, तो पत्नी से ज्यादा ध्यान हमेशा मां को देगा। क्यों? और उससे उसकी पत्नी से संबंध खराब होने लगेगा। क्यों ऐसा होगा? हिडन लॉयल्टीज, सबकॉन्शियस हिडन लॉयल्टीज। इस तरह से कई बार घर में हस्बैंड वाइफ का काफी झगड़ा हो, तो दोनों में से एक बच्चा स्पाउसिफिकेशन करने लगता है। या तो बेटा मां का हस्बैंड की जगह लेके मां को कंसोल करेगा, जैसे हस्बैंड को कंसोल करना था वो बेटा करेगा, इसको स्पाउसिफिकेशन कहते हैं। या फिर बेटी पिता को कंसोल करेगी, पिता की हर जरूरतें पूरी करेगी, खाना खिलाएगी, जैसे मां ध्यान रखती थी पिता का वैसे ध्यान रखेगी, या फिर जैसे पत्नी को ध्यान रखना चाहिए वैसे ध्यान रखेगी। अगर मां की तरह ध्यान रख रही है तो इसको इसको बोलते हैं पेरेंटिफिकेशन। कई बार बच्चे माता पिता के माता पिता बन जाते हैं, वो ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे बच्चे हैं वो माता पिता, ये भी हेल्दी नहीं है। ना स्पाउसिफिकेशन हेल्दी है, ना पेरेंटिफिकेशन हेल्दी है, ये हिडन लॉयल्टीज है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा मां का पिता बन गया है, तो उसका बचपन का क्या होगा? ऐसे में बचपन कुम्हला जाते हैं। ठीक। तो इस तरह ऐसे में उनके फर्दर रिलेशनशिप्स पे भी इसका असर हो सकता है। इसीलिए पेरेंट्स को कभी अपने बीच की बात में बच्चों को नहीं खींचना चाहिए, कभी नहीं। अगर बच्चा बार बार पेरेंटिफिकेशन कर रहा है या स्पाउसिफिकेशन कर रहा है, इसका मतलब उसको अपना बचपन जीने का आप समय नहीं दे रहे हैं। अगर उसने स्पाउसिफिकेशन कर दिया है, वो पिता की वाइफ की तरह से देखभाल कर रही है बेटी, इस बेटी को बड़े होके अपने हस्बैंड के साथ जस्टिस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिंदगी भर उसने अपने पिता को एक वाइफ की तरह संभाला है, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे एज आई एम सेइंग। ठीक, जैसे एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है, अरे छोटी छोटी चीज, कई बार वो मां की तरह संभालेगी अपने पिता को। सो ये सब में उन बच्चों का बचपन कुम्हला जाता है। ये सब हिडन लॉयल्टीज होती है। ठीक। तो ऐसे लोग के पास पता बहुत पैसा हो सकता है, पर हस्बैंड से रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। करियर होगा, पर माता पिता या किसी और से रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, आर सेल्फ को।
हम खुद को लिमिट करते हैं, क्योंकि वो लोग खुश नहीं रह पाए इसलिए मैं भी खुश नहीं रहूंगा। ये एक गलत सोच है, ये जेनेटिक मेमोरीज से आती है। हम उनकी सफरिंग के लिए लॉयल हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके दुख को महसूस करने लगते हैं, उनके दुख को आत्मसात करते हैं, और फिर ये दुख की यात्रा चलने लगती है। फिर आप देखेंगे कई परिवारों में कई जनरेशन से बहुत लोग हंसते नहीं। कैन यू रिलेट विद इट? बहुत हंसी मजाक का माहौल जनरेशंस तक नहीं है, वो सख्ती का माहौल चलता जा रहा है। हम हेट्रेट के लिए भी लॉयल हो जाते हैं। मेरे 3 जनरेशन पहले लोग पाकिस्तान से नफरत करते थे, पिछले जनरेशन वाले भी नफरत करते थे। मेरे पास कोई कारण नहीं है पर मैं भी नफरत करूंगा। क्यों? आई एम लॉयल टू द हेट्रेट। मैं कितना भी आधुनिक विज्ञान पढ़ लूं तो भी मैं वो करूंगा, हेट्रेट के लिए लॉयल लॉयल रहूंगा। इसीलिए देखिए, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स, शिया वर्सेस सुन्नी, दुनिया भर में आप देख रहे हैं ये इनहेरिटेड हेट्रेड है। अरे नहीं नहीं, उन लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, नहीं हम लोग उनसे तो बात कर रहे हैं, करते ही नहीं, ये इनहेरिटेड है। हुँ? तो बच्चे एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेरेंट्स की एनर्जी, बिकॉज दे लव देम सो मच, दे लव देम सो मच कि उनकी भी सारी नेगेटिव चीजें भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या करें? सोल्यूशन क्या है? हर व्यक्ति को यह समझना है, क्योंकि हम सब बच्चे भी हैं और हम सब पेरेंट भी हैं। जब भी आप एक बैठ के मेडिटेट करें और आप क्या कहें, हे मां, मैं तेरे दुख का बहुत आदर करता हूं मां, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं मां, पर मां वो तेरे जीवन की यात्रा है, ये मेरे जीवन की यात्रा है। तू मुझे शक्ति दे कि मैं अपने जीवन की यात्रा को अनंत प्रसन्नता से बिता सकूं, और मुझे ब्लेस कर मां। मां धरती पे हो या धरती पे नहीं हो, अपनी यात्रा को स्पष्ट अलग रखिए। ये हिडन लॉयल्टीज से निकलिए, छुपी हुई निष्ठाओं से। हे पिता, मैं आपके दुख दर्द और संघर्ष का मन से सम्मान करता हूं, पर मैं एक फुल्ली फंक्शनिंग संपन्न जीवन जीऊंगा। आई चूज टू लिव डिफरेंटली, मैं एक अलग जीवन जीऊंगा। मुझे मुस्कुराहट के साथ देखिए। आपके फोर फादर्स को भी, जितने भी फोर फादर्स, उनको एक, उनका एक स्टैचू बनाइए, कोई भी एक मूर्ति बना लीजिए, अपने मन से बच्चों से बनवाइए, उसको मंदिर में रखिए, और रोज पूजा के बाद अपने सारे पूर्वजों को कहिए, ओ पूर्वज, मेरे धमनियों, मेरे खून में, मेरे मांसपेशियों में आप बहते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं अपने जीवन की यात्रा पर प्रसन्न और स्वस्थ होकर चलूं, और मैं उन सभी छुपी हुई निष्ठाओं से मुक्त हो सकूं जो क्लिष्ट है। मुझ में करेज है बहुत प्रसन्न रहने का। ठीक, ये समझिए, कई लोग सोचते हैं ये सेल्फिश होना है। नहीं, ये जितने भी आपके पूर्वज में लोग दुखी थे, गौर से देखे तो उनकी इच्छा क्या थी? खुश रहना, प्रसन्न रहना। वो नहीं रह पाए, वो उस दुख दर्द से गुजरे। तो आपका सही उनके प्रति सबसे बड़ा होमेज क्या होगा? जो वो नहीं रह पाए वो आप रह के दिखाइए। ये तरीका नहीं है कि वो दुखी है तो मैं भी दुखी रहूं, ये ठीक नहीं। मैं प्रसन्न रहूंगा, फुल्ली फंक्शनिंग रहूंगा, और उनके प्रति वो प्रेम हमेशा रखूंगा। ये एक हेल्दी लिविंग है, सेल्फिशनेस नहीं है। सारे पूर्वजों को कहिए, अपने आप को मैनिफेस्ट होने दीजिए, आपकी अपनी जर्नी पे खुद को बढ़ने दीजिए। ठीक, क्योंकि मेरा दुखी होना मेरे पूर्वजों के वो सारे संघर्षों को बेकार कर देगा।
वो संघर्ष क्यों कर रहे थे मेरे सारे पूर्वज? सुखी रहने के लिए ना। आज उनकी इतनी जनरेशन बाद भी व्यक्ति दुखी है ये सोच के कि वो दुखी थे। कितना अजीब है। वो खत्म हो गए ये सोच के कि वो अगली जनरेशन को या खुद के जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो चलिए आज से प्रण लें, इन हिडन लॉयल्टीज से बाहर निकले। ये मेरे जीवन की यात्रा है और मैं इसको हर हाल में खूबसूरत बनाऊंगा। और यही मेरे पूर्वजों के प्रति सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, रिटर्न गिफ्ट। मैं उनके लिए दुखी नहीं रहूंगा। ये एक मिसप्लेस्ड ऑनर है, ये गलत, ये भ्रामक समझ है। आप उन पूर्वजों से भी पूछिए तो वो भी खुश नहीं होते। ये भ्रामक है और रादर ये एरोगेंट है कि देखो मैं सुखी रह सकता हूं तो भी दुखी हूं। ये एरोगेंट भ्रामक है। सो बिकॉज एवरीबडी स्ट्रगल फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। तो इस तरह से मैं अक्लिष्ट हिडन लॉयल्टीज को फॉलो करूंगा और क्लिष्ट हिडन लॉयल्टीज को हटा दूंगा। क्लिष्ट हिडन लॉयल्टीज क्या हैं? जो मुझे ब्लॉसम होने से रोकती है, जो मुझे फुल्ली फंक्शनिंग होने से रोकती है। ठीक, हाँ ये सच है मेरा भाई हॉस्पिटलाइज्ड, बट अगर मैं प्रसन्न रहूंगा तो उसकी मदद भी कर पाऊंगा। मेरे दुखी रहने से उसके हॉस्पिटलाइज होने का कोई कनेक्शन नहीं है। बाहर निकलिए इससे। ठीक, इसीलिए जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो हम दुख को हटाते हैं, कुछ दिन बाद वापस हम कुछ खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं और उस दुख को समाप्त करते हैं। लेट्स कम आउट ऑफ हिडन लॉयल्टीज। यही गोत्र व्यवस्था है, यही जेनेटिक मेमोरी है। आज के लिए इतना ही। चलिए अब रिवाइज करते हैं हमने क्या बात की। दोस्तों हमने ये जाना पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 11वां सूत्र से आज हमने बात शुरू की। 11वें सूत्र में हमने देखा कि छुपे हुए या अनुभव किए हुए विषयों का न छिपना, प्रकट हो जाना स्मृति है। हमने देखा स्मृति चक्र होता है, कर्म से वृत्ति बनती है, वृत्ति संस्कार बनाती है, संस्कार से स्मृतियां आती हैं, स्मृतियां फिर वृत्तियों में परिवर्तित होती हैं, वृत्तियां सोते समय स्वप्न बनती हैं, जगते समय जागृत हो कर्म बन जाती हैं, कर्म फिर वृत्ति बनाता है, फिर संस्कार, फिर स्मृति, फिर वृत्ति। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। और हमने ये भी देखा कि ये जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती हैं। तो जो हमारे स्मृति है ये भी दोनों तरह की होती है। हर वो स्मृति जो लक्ष्य की तरफ ले जाए अक्लिष्ट, जो लक्ष्य से दूर ले जाए क्लिष्ट है। ठीक, और हमने ये देखा कि ये संस्कार जो अचेतन पे होते हैं ट्रिगर हो जाते हैं स्मृति के रूप में। पुराने असंख्य जन्मों की यादें हैं, कार्मिक ट्रेसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला कि स्मृति के हाथ से बुद्धि नाश हो जाता है, चैप्टर 2 श्लोक 62। भगवान कृष्ण ने चैप्टर 6 श्लोक 43 में भी फिर कहा, और बुद्धि के संयोग से जीवन खूबसूरत हो जाता है। स्मृति के हाथ से बुद्धि का नाश होता है और स्मृति के फिर से आने से, बुद्धि संयोग से स्मृति आ जाती है। हमने डेजा वू समझा, हमने प्रोडिजीज को समझा, हमने स्मृति के 2 आधार जाने। अवधि के आधार पे सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, और उपयोगिता के आधार पर 5 हमने बात बताई, इवोल्यूशनरी, जेनेटिक, सेल्युलर, एलिमेंट्री एंड कार्मिक है। फिर हमने जाना, जरा सोच के देखें कि सेंसरी मेमोरी क्या है। वो 1 सेकंड तक के लिए रहती है, वो खत्म हो जाती है। चित्र के हटते ही 1 सेकंड के लिए जो इमेज रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? 20 से 30 सेकंड रहती है। वो शब्द याद है आप लोगों को? लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जो 30 सेकंड से पूरे जीवन तक चलती है, ये आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। हमने जाइगार्निक के विचार, जाइगार्निक इफेक्ट भी पढ़ा, अधूरी चीजें याद रह जाती हैं। एबिंगहाउस कर्व भी जाना कि 20 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेना बेहतर होता है। फिर हमने इवोल्यूशनरी मेमोरी को जाना कि कैसे जानवरों का जो इवोल्यूशन इंसान के रूप में हुआ, आज भी हमारे अंदर वो मेमोरी है। इसीलिए हम एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा देखते हैं इनएनिमेट की तुलना में, इसलिए हम नेगेटिव रिमार्क्स को ज्यादा याद रखते हैं, इसलिए गली मोहल्ले हमें याद हो जाते हैं, और इसीलिए हम जो मेमोरीज होती है जितना हम उसको एक्सेस करेंगे उतना वो गहरी होने लगेंगी, लॉन्ग टर्म में चली जाएंगी। फिर हमने देखा जेनेटिक मेमोरी क्या होती है। जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे सेल के डीएनए में जो आती है हमारे साथ, वो जेनेटिक मेमोरी है। इसका मतलब हिमालय के अतिरिक्त आलय में भी
स्पिरिचुअलिज्म के सीड छुपे हुए हैं, इसको एंसेस्टेरियल मेमोरी कहते हैं। हमने मोनार्क बटरफ्लाईज का एग्जाम्पल देखा, हमने स्पैरो का एग्जाम्पल देखा, हमने बिल्ली का एग्जाम्पल देखा, राजा सगर का एग्जाम्पल देखा। हमने जाना हम कलेक्टिव बीइंग है, वो हमारी धमनियों में बहते हैं डीएनए के फॉर्म में हमारे पूर्वज, और हमने इसी को गोत्र व्यवस्था कहते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमें ब्लेस करते हैं हर समय। हमने देखा ब्रेन एक हार्डवेयर है, उसका डीएनए उसके ट्रेस है, डीएनए में उसके ट्रेसेस में जो मेमोरी स्टोर्ड है उसी को जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। और ये जेनेटिक मेमोरी के कारण हम क्लीन बोर्ड की तरह नहीं आते, हम पे पहले से ही बहुत कुछ लिखा होता है, हजारों जन्मों का लिखा होता है। हमने एंसेस्टेरियल मेमोरी के बारे में जाना कि कैसे एंसेस्टेरियल मेमोरी, हमने ये भी जाना कि कैसे पूरा, कई रिसर्च इस तरह की हुई है जिन्होंने ये बताया है कि कैसे आप जब पुराने लोग थे, जैसे ब्रिटेन ने जब स्लेव किया था तो कैसे डिसेबिलिटीज भी डीएनए में आ गई। अमेरिका ने जब स्लेव किया तो कैसे ब्लैक में जीवन में स्वीटनेस की कमी के कारण डायबिटीज होने लगी। अमेरिकन जर्नल का भी हमने आपको उदाहरण देखा कि कैसे भारत में कास्टिज्म के कारण भी उनके डिसेंडेंट्स पे गलत असर पड़ना चालू होता है। सो हमने इन सब चीजों का सघन और गहराई से अध्ययन किया। फिर हमने इसके अतिरिक्त ये भी जाना कि हमने इसके अतिरिक्त फिर ये जाना कि फिर कौन कौन आते हैं हमारे एंसेस्टर्स में, कौन कौन होंगे। तो हम, हमारे भाई बहन, सारी जनरेशन्स, हमारे माता पिता के परिवार, उसके अतिरिक्त जो बायोलॉजिकल लोग थे, जो अडॉप्टेड थे, जिनके परिवार पे जिन्होंने कुछ जिनकी संपत्ति परिवार को मिली, जो पैदा होते ही खत्म हो गए, स्टिल बॉर्न थे, हर जो निष्कासित थे वो भी हिस्सा है। आप याद कीजिए, भगवान राम ने सीता माता का सोने का स्टैचू रखा, भले वो त्याग चुके थे पर स्टिल उनको उनकी सही जगह रखी गई। जरूरी है पूर्वजों को याद करना, हर रूप में जरूरी है। ठीक, फिर हमने ये भी देखा, फिर हमने इसके बाद जाना कि कैसे इस तरह के उसके बाद हमने बेनिफिट देखे। फिर प्रॉब्लम में हमने पहली प्रॉब्लम पढ़ी हिडन लॉयल्टीज। एक अच्छी बातें भी हैं पर बुरी बातें भी हैं, हिडन लॉयल्टीज भी आ जाती हैं। हमारी छुपी हुई निष्ठाएं कौन सी हैं, हमने बात की। हमने देखा कि हमारी छुपी हुई निष्ठाएं ये हैं कि हम खुश कैसे हो सकते हैं जब बाकी लोग दुखी हैं। हमारी निष्ठाओं देश के प्रति है, समाज के प्रति है, बिलीव्स के प्रति है, रीजन के प्रति है, नेशन के प्रति है, ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति, सबकी होती है। ठीक, ये कैसे शुरू होती है? क्योंकि बच्चा माता पिता का प्रेम चाहता है, तो माता पिता अगर दुखी है तो उसको भी मिरर कर लेता है कि दुखी रह के ही चलो उनके करीब तो जाएंगे। कुछ रिश्ते दुख के, दर्द के रिश्ते होते हैं, पर इसके कारण फिर धीरे धीरे ये परेशानी होने लगती है। ठीक है, और फिर जब ये परेशान होने लगता है तो फिर हम उनके दुखों से रिलेट करके दुखी रहने लगते हैं, और फिर कई बार ये जनरेशन दर जनरेशन नफरतों में बहता है, हेट्रेट में बहता है। और इसीलिए आप देखिए जनरेशंस कैसी हो गई। चलिए इस हिडन लॉयल्टी से बाहर आए। कैसे इससे बाहर आया जाएगा? माता को कहिए कि मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आप ही का अंश हूं, पर मेरी अपनी जीवन की यात्रा है, मुझे ब्लेस कीजिए। पिता को ऐसा कहिए, एंसेस्टर्स को ऐसा कहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि यही वो खुद के लिए और आपके लिए चाहते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।